वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 28 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है केंद्रीय जल आयोग के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने केंद्रीय जल आयोग के साथ एक बैठक में केंद्र सरकार से इडुक्की जिले के जो मुल्ला पेरियार वहाँ पर डैम है उसका एक नया बांध बनाने के उपायों में तेजी लाने का आग्रह किया है। तो केंद्रीय जल आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये जल संसाधन क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। ये वर्तमान में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसके कार्य क्या है? इसके आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई नेविगेशन के प्रयोजनों, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के लिए संपूर्ण देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, उपयोग के लिए संबंधित जो राज्य सरकारें उनसे परामर्श से योजनाएं शुरू करने, उनका समन्वय करने और आगे बढ़ाने के लिए सामान्य जिम्मेदारियां इसको सौंपी गई हैं। ये आवश्यकता अनुसार ऐसी किसी भी योजना की जांच कर सकता है और उसका निर्माण कर सकता है, कार्यान्वयन भी कर सकता है। इसका मतलब एक अध्यक्ष होता है जिसे भारत सरकार का पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। आयोग का कार्य 3 विंगों में विभाजित होता है, अर्थात डिजाइन और अनुसंधान विंग, नदी प्रबंधन विंग और जल योजना की परियोजना विंग। प्रत्येक विंग को भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव की स्थिति के साथ एक पूर्णकालिक सदस्य के प्रभार के रूप में रखा गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुल्ला पेरियार बांध के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये केरल में इडुक्की जिले के थेकड्डी में पेरियार नदी पर स्थित चिनाई वाला गुरुत्वीय बांध है। ये ग्रेविटी डैम है। मतलब ये एक पश्चिमी घाट की इलायची पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 881 मीटर ऊपर स्थित है और ये बांध मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर है, मतलब जहाँ पे वो मिलती हैं, तो इसीलिए इसका नाम मुल्ला पेरियार है। इसका निर्माण 1887 में शुरू हुआ और 1895 में समाप्त हो गया था, मतलब ये बन गया, तैयार हो गया था। इसका निर्माण पेनी क्विक के नेतृत्व में ब्रिटिश कोर ऑफ रॉयल इंजीनियर्स द्वारा किया गया था। इस बांध का निर्माण चूना पत्थर और सुर्खी, ये जली हुई ईंटों का पाउडर होता है, और चीनी व कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण से हुआ है। इस बांध का उद्देश्य पश्चिम की ओर बहने वाली जो पेरियार नदी है, इसका पानी को पूर्व की ओर तमिलनाडु के थेनी, मदुरै, शिवगंगा और रघुनाथपुरम जिलों को वहाँ शुष्क वर्षा वाला वो छाया क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ वर्षा नहीं होती है, उस क्षेत्रों की ओर मोड़ना था। इस बांध के जलाशय के आसपास पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। हालांकि ये बांध केरल में स्थित है, लेकिन इसका संचालन और रखरखाव पड़ोसी राज्य तमिलनाडु द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका पानी सारा तमिलनाडु ही प्रयोग में लाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान किए गए 999 साल के लीज समझौते के अनुसार इसका परिचालन का अधिकार तमिलनाडु को ही सौंप दिया गया था। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा। तो ये तमिलनाडु है और यह केरल राज्य, और ये मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पर बना है और इस तरह से पानी इधर तमिलनाडु की ओर इसका जाता है। तो इसका लोकेशन देख लिया। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है दक्षिणी चीन सागर के बारे में। तो आइए देखते हैं। ये पूरा एरिया दक्षिणी साउथ चाइना सी का है, देख सकते हैं आप। अब इसके बारे में देख लेते हैं। अभी हाल ही में चीन ने अपने शक्तिशाली प्रक्षेपण यान की 6ठी तैनाती के बाद चेतावनी दी है कि एक रॉकेट अवशेष दक्षिण चीन सागर में एक क्षेत्र से टकराएंगे। तो अभी ये चर्चा में है। तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है जो दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्य भूमि की सीमा से मिलती है। तो इसकी सीमाएं देख लेते हैं किस किस से लगती हैं। तो ये साउथ चाइना सी की सीमा चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम से लगती हैं। ये सारे देश यहाँ पर हैं। इधर चीन है, इधर फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है और इंडोनेशिया है, वियतनाम है। तो ये सारी इसकी सीमाएं लगती हैं। ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये ताइवान है। दक्षिण चीन सागर की दक्षिणी सीमा सुमात्रा और बोर्नियो के बीच समुद्र तल से उभरी हुई है, और ये उत्तरी सीमा ताइवान की सबसे उत्तरी बिंदु से लेकर ताइवान जलडमरू मध्य में चीन के फुजियान प्रांत के तट तक विस्तृत है। ये ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजान जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर यानी प्रशांत महासागर के दोनों सीमांत समुद्र से जुड़ा हुआ है। दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर मिलकर चीन सागर बनाते हैं।
चीन द्वारा नियंत्रित दो प्रमुख द्वीप समूहों को पारासेल द्वीप समूह और स्पेटली द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। पारासेल द्वीप समूह, स्पेटली द्वीप समूह के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये दो द्वीप हैं, एक यहाँ पे है, इसको पारासेल आइलैंड बोलते हैं और स्पेटली आइलैंड बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे है। तो अब आइए देख लेते हैं। तो इस यहाँ की जलवायु, तो यहाँ का मौसम उष्णकटिबंधीय और काफ़ी हद तक मानसून द्वारा नियंत्रित होता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला समुद्री मार्ग है। ये फारस की खाड़ी और अफ्रीका से मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान तक कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर, तो इसमें हांगकांग बंदरगाह, सिंगापुर बंदरगाह और दक्षिण ताइवान में कासूसुंग बंदरगाह यहाँ पर स्थित हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मेडटेक मित्र के बारे में। तो आइए देख लेते हैं मेडटेक मित्र पोर्टल। अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने मेडटेक मित्र लॉन्च किया है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन, नियामक सुविधा और नए उत्पादों को अपनाने में मेडटेक इनोवेटर्स की सहायता करना है। इस पोर्टल को नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के मार्गदर्शन में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा सहयोगात्मक रूप से समन्वित किया जाएगा। मेडटेक मित्र प्लेटफॉर्म ये हालिया चिकित्सा उपकरणों, नीति और उत्पादनों से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देगा और इन उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करेगा। इसमें नई पहल में किफ़ायती गुणवत्ता वाले मेडटेक उपकरणों और डायग्नोस्टिक के स्वदेशी विकास में मदद मिलेगी, जिससे इस क्षेत्र की आयात निर्भरता में काफ़ी कमी आएगी। यह उभरते स्टार्टअप्स के लिए नवाचार और अनुसंधान एवं विकास में आसानी से सुविधा सुनिश्चित करेगा और यह स्टार्टअप्स को शुरू से अंत तक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा, जिससे विचार से उत्पाद तक की जो उन्नति यात्रा होती है उसको वो सुगम हो जाएगी। ये मंच उन्हें कमियों को पाटने और जानवरों के साथ नैदानिक परीक्षणों में भी मदद करेगा। ये इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा देगा, जिसकी इस क्षेत्र में कमी थी। हमारा अगला आर्टिकल है ओसिरिस एपेक्स के बारे में। तो OSIRIS एपेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये अपने खगोलीय कर्तव्यों के अभूतपूर्व विस्तार में बेन्नू ओसिरिस एपेक्स से क्षुब्ध ग्रह नमूने वितरित करने वाला अंतरिक्ष यान एक नए मिशन पर निकल पड़ा है और ये नासा ने इसका नाम बदलकर OSIRIS एपेक्स रखा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्षुब्ध ग्रह इपोफिस में भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए एक मिशन है जो अप्रैल 2029 में पृथ्वी के साथ एक दुर्लभ निकटता के परिणाम स्वरूप होगा। उस वर्ष इपोफिस की कक्षा में इसे पृथ्वी की सतह से 20,000 मील यानी 32,000 किलोमीटर के भीतर ले आएगी और हमारे उच्चतम ऊंचाई वाले उपग्रह की तुलना में ये पृथ्वी के बहुत करीब होगा। इस मिशन का उद्देश्य इपोफिस के उड़ने के दौरान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रेरित भौतिक परिवर्तनों का भी निरीक्षण करना है। इन परिवर्तनों में क्षुब्ध ग्रह की कक्षा, घूर्णन गति, भूकंप या भूस्खलन जैसी सतह की विशेषताओं में भी परिवर्तन शामिल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओसिरिस एपेक्स ये अंतरिक्ष यान इपोफिस की सतह की ओर डुबकी लगाएगा, सतह की ओर जाएगा और इसकी खोज 19 जून 2004 को हुई थी। एपोफिस की एपोफिस के बारे में देखते हैं। तो इसकी खोज 1904 में हुई थी। एक पथरीला एस आकार का क्षुब्ध ग्रह है जो सिलिकेट यानी चट्टानी सामग्री और धात्विक निकल और लोहे के मिश्रण से बना है। ये लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल में प्रारंभिक गठन का अवशेष है। इसकी उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुब्ध ग्रह बेल्ट में हुई है। लाखों वर्षों से इसकी कक्षा मुख्य रूप से बृहस्पति जैसे बड़े ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव में बदल गई है, जिससे अब पृथ्वी के करीब सूर्य की परिक्रमा ये करता है और इसके परिणाम स्वरूप इपोफिस को मुख्य बेल्ट क्षुब्ध ग्रह के विपरीत निकट पृथ्वी क्षुब्ध ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो आइए देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। अभी हाल ही में सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री ने नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी ये राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्देश्य पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक
और नवीन बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। ये एक अनूठा कार्यक्रम देश में सिविल सेवकों के लिए उनकी नींव रखने में मदद करेगा और ये ऑफ राइट लर्निंग में पूरक में ऑन साइड लर्निंग पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे ये 2 दिसंबर 2020 को ये 2 दिसंबर 2020 को सरकार के नीति ढांचे, संस्थागत ढांचे, योग्यता ढांचे और डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निगरानी और मूल्यांकन ढांचा सहित 6 प्रमुख स्तंभों के साथ राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण का कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों से के सभी सिविल सेवकों जो संविदा कर्मचारी सहित सभी कवर करता है और ये आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई 3 सुविधाएं हैं। तो इसी मतलब अब आइए देख लेते हैं आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई 3 सुविधाएं। तो ये आई गॉट ये व्यक्तिगत जो अधिकारी के होम पेज पर लक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो सीधे अधिकारी के जो अद्वितीय क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को संबोधित करता है जैसा कि उनके मंत्रालय विभागों के लिए क्षमता निर्माण योजना में पहचाना गया है। मिश्रित कार्यक्रम दूसरा है। तो यह कार्यक्रम अधिकारियों की गतिशील प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूरा करने और उनके सभी स्तरों पर प्रशिक्षण पद्धतियों तक समान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। मिश्रित कार्यक्रम पारंपरिक ऑफलाइन यानी व्यक्तिगत रूप से कक्षा पाठ्यक्रम को ऑफलाइन शिक्षण घटकों के साथ एकीकृत करते हैं। ये अधिकारियों के संकाय को आमने सामने कक्षा में बातचीत के अमूल्य लाभों को बरकरार रखते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लचीले और सुविधाजनक लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। क्यूरेटेड कार्यक्रम तीसरा है। ये कार्यक्रम विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए डिजाइन तैयार किए गए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य के बारे में। तो सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य तो ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर ये है उड़ीसा राज्य और ये बड़ा करके उड़ीसा राज्य दिखाया गया है। यहाँ पर ये है इसके दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व में ये सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य और ये इसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये पूरा एरिया सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य का है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी हाल ही में उड़ीसा में वन विभाग के कर्मियों में मतलब गश्त के दौरान मयूरभंज जिले के सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य में 4 शिकारियों और 2 लड़की तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये उड़ीसा के सबसे उत्तरी भाग में मयूरभंज जिले के भीतर स्थित है। इसे 1956 में बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया और ये 1973 में इसको राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था। ये ऊंचे पठारों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है और यहाँ सबसे ऊंची चोटी खैरी बरू और मेघासिनी ये समुद्र तल से लगभग 1515 मीटर ऊपर है और ये जुड़वा चोटियाँ हैं। ये 2250 किलोमीटर के संक्रमणकालीन क्षेत्र के साथ यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क के एक भाग के रूप में 2009 में शामिल किया गया था। भूभाग इसका तो ये लहरदार और पहाड़ी युक्त है। बीच बीच में यहाँ पर खुले घास के मैदान और जंगली क्षेत्र भी हैं। यहाँ निचले तटीय मैदानों में प्रवण युक्त पठार अचानक ऊपर उठ गया और इसका खड़ा ऊंचाई वाला जो भाग बंगाल की खाड़ी की ओर मुख किए हुए है। ये उत्तर की ओर बढ़ता हुआ अंततः छोटा नागपुर में विलीन हो जाता है। यहाँ जल का स्तर ऊंचा है और ये कई बारहमासी जल स्रोतों को शामिल करता है जो बुधबलंगा, सालंदी जैसी नदियाँ और अभ्यारण्य में बहने वाले बैतरणी नदी की कई सहायक नदियों में से यहाँ पर परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वनों और आवासों का मिश्रण है जिसमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और कुछ अर्ध सदाबहार खंड के वन भी पाए जाते हैं। दुनिया का एकमात्र परिदृश्य है ये जहाँ मेलानिस्टिक बाघों का आवास है। यहाँ इसके आसपास का क्षेत्र विभिन्न जनजातियों का घर है जिसमें कोला, संथाल, भूमिजा, भटूड़ी, गोंड, खड़िया, मुकड़िया और सहारा जनजातियाँ शामिल हैं। यहाँ पर आर्किड की 54 प्रजातियाँ सहित पौधों की आश्चर्यजनक 1078 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मतलब इन्वायरमेंटल मतलब रूप से जैव विविधता मतलब रिच है यहाँ पर। ये यहाँ की प्रमुख वृक्ष प्रजाति साल है और जीव जंतुओं में यहाँ पर तेंदुआ, गौर, हाथी, लंगूर, बंकिंग और चींटीदार हिरण, सुस्त भालू, नेबला, उड़ने वाले गिलहरी, कछुआ, शाही, मॉनिटर, छिपकली, अजगर, सांभर, पेंगुलिन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है S-24 किलजॉय के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। यूक्रेन पर लगातार हवाई हमले में हाल ही में अभी रूस ने S-24 किलजॉय हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जिसे देश में अजय हथियार के रूप में पेश किया है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये KH-27M2
किंझल का पश्चिमी रिपोर्टिंग नाम है, जो परमाणु सूक्ष्म रूसी वायु प्रक्षेपित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मार्च 2018 में एक भाषण के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनावरण किए गए 6 अगली पीढ़ी के हथियारों में से एक है। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो ये 10 मैक यानी 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा तक की मतलब गति इसकी हो सकती है, और ये 480 किलोग्राम तक के पेलोड के साथ पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों को ले जा सकता है, और ये 10 से 50 किलो टन वजन वाले थर्मोन्यूक्लिक पेलोड भी ले जा सकता है। इसकी अनुमति परास यानी इसकी परास 1500 से 2000 किलोमीटर है, और इसकी लंबाई 8 मीटर और इसका व्यास 1 मीटर। लॉन्च वजन लगभग इसका 4300 किलोग्राम है। इसे लगभग 18 किलोमीटर मतलब इसको 18 किलोमीटर यानी की ऊंचाई पर मिग 31 लड़ाकू जेट में लगभग लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल उड़ान के सभी चरणों के दौरान शत्रुतापूर्ण वायु रक्षा प्रणाली पर काबू करने के लिए युद्धाभ्यास करती है। अब देख लेते हैं हाइपरसोनिक हथियार क्या होता है। तो हाइपरसोनिक हथियार कम से कम 5 मैक की गति से गति करते हैं और उड़ान के दौरान अपने पथ बदलने में सक्षम होते हैं। उनको हाइपरसोनिक हथियार बोलते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइलों से भिन्न होते हैं, जो हाइपरसोनिक गति यानी कम से कम 5 मैक से भी गतिशील हो सकती हैं, लेकिन ये निर्धारित प्रक्षेप पथ पर सीमित गतिशीलता रखती हैं। हाइपरसोनिक हथियारों की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों को रॉकेट से लॉन्च किया जाता है, फिर ग्लाइड वाहन रॉकेट से अलग हो जाता है और क्षय की ओर कम से कम 5 मैक की गति से ग्लाइड करता है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें उच्च गति और वायु श्वास इंजन द्वारा संचालित होती हैं। बस इतना ही फर्क इसमें होता है। हमारा अगला आर्टिकल है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो हमारे NSA अभी अजीत डोभाल जी हैं, उन्होंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 6ठी NSA बैठक में हिस्सा लिया है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस शामिल हैं। इसे 2011 में शुरुआत में समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए त्रिपक्षीय रूप से ये जाना जाता था, लेकिन भारत ने मालदीव और श्रीलंका के मध्य NSA और उप NSA की त्रिपक्षीय बैठक में इसको विकसित किया। ये हुआ। इसमें भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के कारण 2014 के बाद ठहराव आ गया। 2020 में इसके पुनरुद्धार और उसको पुनः बिल्डिंग के बाद मॉरिशस को समूह के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके वर्तमान सदस्यों में भारत, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका शामिल हैं, जबकि 2 पर्यवेक्षक बांग्लादेश और सेशेल्स इसके पर्यवेक्षक सदस्य हैं। इसके तहत सहयोग तो इसे 5 स्तंभों पर केंद्रित है। इसमें समुद्री बचाव और सुरक्षा, आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला, तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत इसमें शामिल है। इसके 5 स्तंभ हैं और ये सभी गतिविधियों में समन्वय और NSA मतलब स्तर पर किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए 2021 में कोलंबो स्थित एक स्थायी सचिवालय की स्थापना भी की गई थी। हमारा अगला आर्टिकल है क्रोनिक वेस्टिंग रोग के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। एक चिंताजनक घटनाक्रम में वैज्ञानिकों ने जानवरों से मनुष्यों में क्रोनिक वेस्टिंग रोग नामक स्थिति के संभावित प्रसार के बारे में चेतावनी दी है। तब ये चर्चा में है, आइए देखते हैं। तो इसको ज़ॉम्बी हिरण रोग भी के रूप में भी जाना जाता है। ये तंत्रिका संबंधी एक विकार है जो हिरण और अन्य सर्विड यानी हिरण परिवार के सदस्य जो होते हैं उनको प्रभावित करता है। ये जो कि प्रियन नामक एक मिसफोल्डेड प्रोटीन की असामान्य वृद्धि के कारण, जब प्रियन मिसफोल्डेड नामक जो प्रोटीन होती है इसकी जब अधिक वृद्धि हो जाती है शरीर में, तभी ये रोग हो जाता है। ये प्रियन स्वस्थ मस्तिष्क प्रोटीन को असामान्य बना देता है, जिससे कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग संक्रामक है और इसे सर्विड आबादी के भीतर उनके बीच स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जा सकता है। इसका संचरण यानी कैसे फैलता है, ये सीधे पशु से पशु संपर्क में के माध्यम से, और ये अप्रत्यक्ष रूप से संक्रामक सामग्री यानी लार, मूत्र, मल और CWD संक्रमित जानवरों के शवों सहित इनके दूषित वस्तुओं या उनके वातावरण के संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में तो संक्रमित जानवरों के लक्षण विकसित होने में लगभग 1 साल से अधिक समय लग सकता है, जिससे भारी वजन का घटना और लड़खड़ाना, उदासीनता और न्यूरोलॉजिकल लक्षण इसमें शामिल होते हैं। ये विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि इसमें संक्रमित मांस की खपत के माध्यम से संचरण की संभावना के साथ जानवरों और मनुष्यों दोनों को ये प्रभावित करने में क्षमता रखता है।
ये सभी उम्र के जानवरों को प्रभावित कर सकता है और कुछ संक्रमित जानवर रोग विकसित होते ही मर जाते हैं। ये जानवरों के लिए घातक है और इनका कोई उपचार या टीका भी अभी तक कोई नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है टेरोसॉर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं टेरोसॉर क्या होता है। अभी हाल ही में चीन और ब्राजील के पुरातत्वविदों ने चाओ यांगो टेरिड टेरोसॉर की एक नई प्रजाति की पहचान की है। टेरोसॉर उड़ने वाले जो सरीसृपों में से ये एक है जो मेसोजोइक युग जिसका कार्यकाल था 252.2 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पूर्व, इसके सभी अवधियों यानी ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस के दौरान ये विकसित हुए थे। हालांकि टेरोसॉर डायनासोर नहीं हैं, ये दोनों में अर्कोसॉर या शासक सरीसृप हैं जो पक्षी और मगरमच्छ को शामिल करने वाला एक समूह है। ये कीड़ों के बाद पहले जानवर थे जिन्होंने संचालित उड़ान विकसित की। न केवल छलांग लगाना या फिसलना बल्कि ये हवा में उड़ान भरने में भी यात्रा करने के लिए अपने पंख फड़फड़ाना शामिल था। ये न केवल उड़ने में सक्षम बल्कि सरीसृप थे बल्कि उड़ने वाले पहले कशेरुकी प्राणी भी थे। इनमें अभी तक उड़ने के लिए ज्ञात सबसे बड़ा कशेरुक प्राणी शामिल था। ये मृतक क्रेटेशियस है, क्वेटजाल कोटलस है। टेरोसॉर में उड़ान की उपस्थिति पक्षियों और चमगादड़ों में उड़ान के विकास से अलग थी। टेरोसॉर का पक्षियों या चमगादड़ों से गहरा संबंध नहीं है और इस प्रकार ये अभिसरण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करता है। इसके पंखों का निर्माण बच्च में नाटकीय रूप से लंबी चौड़ी उंगली तक फैली त्वचा की एक परिष्कृत झिल्ली से हुआ है और ये लगभग 65.5 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस अवधि के अंत बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के दौरान टेरोसॉर विलुप्त हो गए थे, जिसे क्रेटेशियस तृतीय विलुप्ति घटना यानी केटी एक्सटेंशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है काली गर्दन वाला ग्रीवे के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये है काली गर्दन वाला ग्रीवे। देखो इसकी गर्दन पूरी काली है इसलिए इसको काली गर्दन वाला ग्रीवे बोलते हैं। ये पक्षी कुछ इस तरह का दिखता है। अब आइए देखते हैं। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय विकास में होकरसर जो होकेरू बोलते हैं, जो वेटलैंड आर्द्रभूमि है, उसमें पहली बार काली गर्दन वाला ग्रीवे दिखाई दिया है। ये तो भी तभी चर्चा में है। तो ये काली गर्दन वाला ग्रीवे या कान वाला ग्रीवे ये जल पक्षियों के ग्रीवे परिवार का सदस्य है। इसका वैज्ञानिक नाम पॉडीसेप्स नाइग्रोकोलिस है और इसका वितरण तो ये एक व्यापक प्रजनन क्षेत्र है जिसमें प्रवासी आबादी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जबकि एक निवासी आबादी उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका में भी पाई जाती है। इसकी विशेषताओं में तो इसकी लंबाई आमतौर पर 28 से 34 सेंटीमीटर के बीच होती है और इसका वजन 265 से 450 किलोग्राम होता है। इसके पंखों का फैलाव 52 से 55 सेंटीमीटर होता है, यानी 20.5 से 21.6 इंच के बीच, यानी 52 से 55 सेंटीमीटर। इसके जो प्रजनन पंखों में एक विशिष्ट गेरू रंग का पंख होता है जो इसकी आंख के पीछे एवं इसके कान के आवरण तक फैला होता है। ये सिर, गर्दन और स्तन सहित उस ऊपरी हिस्सों में, बाकी हिस्सों में काले रूप से और भूरे रंग के होते हैं। जब ये गैर प्रजनन अवस्था में होता है तो इसके ऊपरी हिस्से भूरे काले रंग के होते हैं। इसके पैर गहरे हरे भूरे रंग के होते हैं और ये दोनों लिंग लगभग एक समान दिखते हैं। ये भोजन खोजने की कई तकनीकों का उपयोग करती है और इस पक्षी को आहार का अधिकांश भाग कीड़े हैं, मतलब कीड़े खाते हैं और ये इन कीड़ों को पानी की सतह पर या उड़ते समय पकड़ लेती है। हालांकि आमतौर पर उड़ान से बचती है और काली गर्दन वाला ग्रीवे प्रवास के दौरान 6000 किलोमीटर या 3700 मील तक यात्रा करते हैं। इसकी संरक्षण की स्थिति देखते हैं तो आईसीयूएन की रेड लिस्ट में, यानी लिस्ट कंसर्न है, निम्न चिंतनीय, चिंता की कोई अभी नहीं विषय नहीं है। होकेसर आर्द्रभूमि के बारे में देख लेते हैं। तो ये कश्मीर की रानी आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये होकेसर जिले, जिसे होकेरा भी कहा जाता है, ये एक निर्दिष्ट रामसर स्थल है जो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये कश्मीर के उत्तर पश्चिम हिमालयी जैव भौगोलिक क्षेत्र में 13.75 वर्ग किलोमीटर यानी 1375 हेक्टेयर के बीच फैला हुआ है। इसके पीछे 1584 मीटर की ऊंचाई के साथ बर्फ की ढकी पीर पंजाल श्रृंखला है और यह झेलम बेसिन से सटी एक प्राकृतिक बारहमासी आर्द्रभूमि है। इसे दूध गंगा नदी यानी झेलम की सहायक नदी है, ये उससे पानी मिलता है। ये जम्मू कश्मीर का शेष रीड
बेड वाला एकमात्र स्थल है। ये साइबेरिया, चीन, मध्य एशिया और उत्तरी यूरोप से आने वाले लार्ज ए ग्रेट क्रस्टेट ग्रेब, लिटिल कार्मोरेंट, कॉमन सेल्डक, टफ्टेड डॉक और संकटग्रस्त व्हाइट आइड पोचार्ड जैसी 68 जलपक्षी प्रजातियों का निवास स्थान भी है। हमारा अगला आर्टिकल है वीर बाल दिवस के बारे में। तो वीर बाल दिवस के बारे में देख लेते हैं। अभी बनाया गया 26 तारीख को। अभी प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में वीर बाल दिवस समारोह में भाग लिया, तो तभी ये चर्चा में है। ये हर साल 26 दिसंबर को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान के लिए मनाया जाता है। अब इसका बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो मुगल शासनकाल के दौरान पंजाब के सिखों के नेता गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। उन्हें 4 साहिबजादे खालसा कहा जाता था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी खालसा की स्थापना की और इस विशिष्ट योद्धा दल में धर्मनिष्ठ सिख थे, जिनका उद्देश्य निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना था। जबकि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मुगलों से लड़ते हुए मारे गए और 2 पुत्रों को औरंगजेब के सरहिंद के गवर्नर के आदेश पर जिंदा ईंटों में चुनवा दिया गया था। ये दोनों छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी दीवार में जिंदा इनको बंद कर दिया गया और ये बाद में शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये गुरुओं की संख्या में ये 10वें गुरु थे, सिख गुरु थे। और ये अपने पिता यानी 9वें गुरु, इनके पिता गुरु तेग बहादुर के निधन के बाद 9 साल की उम्र में सिख गुरु बन गए। सिख धर्म में इनका योगदान क्या रहा? तो उन्होंने सिख धर्म में उनके महत्वपूर्ण योगदान में के लिए जाना जाता है, जिसमें उन्होंने बालों को ढकने के लिए पगड़ी की शुरुआत शामिल की। और वह खालसा यानी 5 के यानी केस यानी कटे हुए बाल, कंगा लकड़ी की कंघी और कारा जो लोहे का एक या स्टील का कंगन होता है, कृपान ये खंजर होता है और कचेरा यानी छोटी जांघिया के सिद्धांतों की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ये रखने के लिए बोला था कि केस, कंघा, कृपाण, खंजर और जांघिया। और बाद में उन्होंने 1705 में मुक्तसर की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ